हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिटिकल गाय। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेल्स ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में। आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इंटरव्यूअर, क्या चीज आपको आनी चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। सेल्स ऑफिसर है, एरिया सेल्स मैनेजर बनना है, तो वो जो गैप है एएसएम बनने के लिए, वो क्या क्या होते हैं, क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं। हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 में स्किल सेट के बारे में डिस्कस किया था, अवेयरनेस, क्या क्या हमें आना चाहिए। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एबिलिटी। हमें स्किल सेट तो आती है, लेकिन अब हमें और क्या समझना है इसके बारे में। तो चलिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था, 3 A's अप्रोच। अगर हमें कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो हम 3 A's अप्रोच को समझेंगे। 3 A's अप्रोच क्या है? अवेयरनेस, एबिलिटी और एटीट्यूड। पिछली वीडियो में हमने अवेयरनेस कवर किया था। अवेयरनेस में सारी स्किल सेट्स आ जाती हैं। अगर आप एफएमसीजी सेल्समैन हैं, आपको एफएमसीजी से रिलेटेड क्या क्या आना चाहिए: डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग, रिटेलर हैंडलिंग, सेल्स डिलीवरी, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, आप एक दिल्ली मार्केट को केटर करते हैं, तो दिल्ली मार्केट को आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, कैसे कैसे पीजेपी बन सकती हैं, किस टाइप के रिटेलर्स कहाँ हैं, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो होती है वो पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी की अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो ये सब जो अवेयरनेस वाला पार्ट है वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो देखिए, मैंने लिंक आपको भेज दिया है। ये जो वीडियो है आपकी पूरी नॉलेज बेस्ड रहेगी, जितने भी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ सकता है उसके आंसर दिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबिलिटी के बारे में। नेगोशिएशन आता है इसमें, अपसेलिंग आता है, प्लानिंग योर पीजेपी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम हैंडलिंग। तो जितने भी सारे स्किल सेट ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने आप को डेवलप करना है एज अ पर्सनैलिटी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है एटीट्यूड, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एबिलिटी। अब एबिलिटी में क्या क्या आता है? सबसे पहले नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज, आप जब रिटेलर के पास जाते हो तो आप कैसे नेगोशिएट करते हो उसके साथ। आपने ऑर्डर तो ले लिया रिटेलर से, फॉर एग्जांपल उसने आपको 5,000 का ऑर्डर दिया, तो क्या आप उस 5,000 ऑर्डर में सेटिस्फाइड हैं? क्या आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो? नहीं यार, ये आर्टिकल भी ले लो, इसके साथ ये भी करो, ये वाला आर्टिकल ज्यादा अच्छा है, इसके साथ साथ और बिकेगा। 5,000 की जगह आपने 6,000 का, 7,000 या 10,000 का आपने अगर ऑर्डर बना दिया, तो वो आप ही के लिए फायदा है, राइट? तो हमें नेगोशिएट करना है रिटेलर के साथ। और कोई रिटेलर है जो बिल्कुल भी आपसे ऑर्डर नहीं लेता, तो आप उसके साथ डिस्कस करोगे, परसुएड करोगे उसे कि आपसे खरीदे, राइट? तो ये सारी जो स्किल सेट होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, ये हमें होन करनी है अपने अंदर, ठीक है? फिर आता है अपसेलिंग। अगर एक रिटेलर ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? नहीं। अगेन, एक आर्टिकल आपको उसने दिया है ऑर्डर, तो आप उसको बोलो कि इसके साथ आप ये भी लो, साथ में ये भी बिकेगा, आर्टिकल 1 के साथ आर्टिकल 2। ये होता है अपसेलिंग, राइट? ये हमें इस पे इसलिए फोकस करना है जिससे कि आपका जो एवरेज सेल्स है वो बढ़े। सेल्स वैल्यू हमें बढ़ानी है, तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन और अपसेलिंग से बढ़ेगा। तीसरा है प्लानिंग। तो अगर आपका जो टेरिटरी है उसके बारे में आपको पता ना हो, तो कैसे आप आगे प्लानिंग कर पाओगे, एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे, राइट? तो आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, कितने आउटलेट्स हैं, कैसे टॉप आउटलेट्स हैं, तो इन सब के बारे में हॉलिस्टिकली पता होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि यार आपके एरिया में कितने आउटलेट्स हैं जो क्लास ए हैं लेट्स से, तो आप बता पाओ, तो इंटरव्यूअर को भी पता चलेगा कि आपने इस टेरिटरी में काम किया है, राइट? फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये क्या होता है? कैटेगरी नॉलेज। अगर रिटेलर आपसे बोलता है कि यार ये वाला आर्टिकल नहीं बिक पा रहा है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल आप वापस ले लो, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे? ये ऑब्जेक्शन है ना रिटेलर के थ्रू, कि यार ये वाला आर्टिकल आपने मुझे दिया था, ये बिक नहीं पा रहा है एसक्यू, तो अब मैं क्या करूं इसका? तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये टैक्टिक भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया है। फिर आते हैं टीम हैंडलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर बन रहे हो, तो आपके अंडर बहुत सारे सेल्स ऑफिसर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, या सेल्स ऑफिसर है उसके अंडर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। तो आपके अंडर एक टीम है, ठीक है, चाहे वो 2 जनों की टीम हो चाहे 50 जनों की टीम हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप ओवरऑल एनुअल ऑपरेटिंग प्लान जो होता है वो अचीव शायद ना कर पाओ। क्योंकि
आपको मैनेज ऐसे करना है कि एक अगर आपका सेल्स ऑफिसर से वैल्यू नहीं जनरेट हो पा रही, दूसरे से थोड़ी ज्यादा हो जाए, राइट। और जो एक सेल्स ऑफिसर एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसके पोटेंशियल के बेसिस पे वो आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो उसको कैसे ट्रेन करो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं आगे चल के, राइट। तो हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं नेगोशिएशन। इसमें क्या आता है, अपने आप को तैयार करके रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पीजेपी शुरू हो रहा है, आप मार्केट जा रहे हो, एक रिटेल आउटलेट के पास जाने से पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिटेल आउटलेट क्या करता है, कितना माल आपसे लेता है, व्हाट इज द एवरेज सेल्स दैट ही परचेजेस फ्रॉम यू, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स ही परचेजेस। ठीक है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से आर्टिकल्स उसके पास और कंपनीज के होते हैं, राइट। उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या सोचता है, उसके बेसिस पे आप उसको कैसे आप अपनी बातों में लाके और ज्यादा सेल्स ले सकते हो। तो इन सब के बारे में सोचना है आपको पहले, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। आप कभी भी उसको गलत कमिटमेंट नहीं करना, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना कि नहीं हम तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये होगा। आप हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिएगा रिटेलर के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें चलना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर हमेशा सच बोलोगे तो वो आपके साथ ट्रस्ट भी करेगा, आपके ऑर्डर भी देगा, आपके साथ वो फ्रेंडशिप बना के रखेगा। अल्टीमेटली हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, राइट। तो उसके लिए ऑनेस्टी, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, टेल अबाउट मार्जिन, डिस्काउंट। जब आप नेगोशिएट करते हो तो आपको डिस्काउंट्स पता होना चाहिए, मार्जिन पता होना चाहिए, तो तभी तो आप नेगोशिएट कर पाओगे। आप रिटेलर को बोलोगे कि यार इस आर्टिकल पे 15% का मार्जिन है, आप ये वाला आर्टिकल लो, अगर आप इसको इतना बेचोगे तो टोटल आपकी जो प्रॉफिट है इतना हो जाएगा। आप कॉम्पिटिटर वाले लोगे, आपको शायद 10% मिले, तो यहाँ 5% का डिफरेंस है। तो आप ऐसे ही डिस्कस करोगे ना। तो अगर आपको अपने मार्जिन नहीं पता है प्रॉपरली, तो वो कैसे कर पाओगे। ऑलराइट। फोर्थ, मेंशन द कंपटीशन। क्या होता है, आप उनको बताओ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स इन इन कंपनीज के हैं, ये कैसा कर रहे हैं, आप कैसा कर रहे हो, बाकी आउटलेट्स कैसा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो समझेगा कि आप खाली बेचने नहीं आए हो, आप बस एक तरह से इंफॉर्मेशन देने आए हो एज अ फ्रेंड। उसको अच्छा लगेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे वो ऑर्डर और देगा। थिंक लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल को शायद ना दे। तो इसीलिए क्या है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड रखना है उसके साथ, जिससे कि आज भी देगा, कल भी देगा, वो लॉन्ग टर्म बनेगा। ये हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आज सब झूठ बोल बोल के आज बहुत लंबा ऑर्डर लेना है। नहीं, आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ चलिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो होता है जब आप रिटेलर को कुछ एडिशनल देते हो या फिर कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव देते हो। उसने कहा कि मुझे ये आर्टिकल दे दो, लेकिन साथ में आपने और भी उसको आर्टिकल्स दे दिए। ये होता है अपसेलिंग। ठीक है, इस अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को मैं एक बार समझाऊंगा, एक पिक्चर में दिखाता हूं आपको। जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, ये वैसे B2C, जब आप एंड कंज्यूमर हो उससे ज्यादा रेलेवेंट है अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग। अभी जब हम रिटेलर के पास जाते हैं, वो एंड रिटेलर इज नॉट एंड कंज्यूमर। जब रिटेलर कस्टमर को देता है अपने, दैट कस्टमर इज एंड कंज्यूमर, राइट। हमारे केस में रिटेलर इज कस्टमर, नॉट एंड कंज्यूमर। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ क्रॉस सेल और अपसेल। जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, तब आप कहते हो कि मुझे कोक खरीदनी है। जो काउंटर पे बंदा है वो कहता है कि कोक के साथ आप फ्रेंच फ्राइज भी ले लो। तो दैट इज क्रॉस सेलिंग। आपको वो डिफरेंट आर्टिकल्स बेच रहा है एक आर्टिकल के साथ, जो उसके साथ चल सकते हैं। जैसे बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक चल सकती है, फ्रेंच फ्राइज चल सकते हैं, तो ही इज क्रॉस सेलिंग, राइट। अपसेल क्या होता है कि आप कहते हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए मीडियम साइज, वो कहता है सर आप लार्ज साइज ले लो, उसमें प्राइस का डिफरेंस इतना नहीं है। ही इज अपसेलिंग, सेम आर्टिकल बेच रहा है लेकिन महंगे में, मोर एक्सपेंसिव, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। अब हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी नेगोशिएशंस में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में रिटेलर के साथ। तो रिटेलर जब कहता है कि यार मेरे को ये ऑर्डर्स चाहिए, ये वाले आर्टिकल्स आप मुझे भेज दो, तो उसके साथ आपको अपसेल करना है कि नहीं यार आप साथ में ये भी लो। तो क्या है, उसका अगर 5,000 का ऑर्डर बना है, तो आप उसको अपसेल करके 6,000 7,000 का भी बना सकते हैं। तो इससे हमारा जो एवरेज सेल्स वैल्यू है वो बढ़ेगा, राइट।
अब हम आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टेरिटरी क्या है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4-5 क्वेश्चन है वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ योर टेरिटरी। अगर आपका इंटरव्यू पूछता है कि यार आपकी जो मार्केट की पोटेंशियल है वो क्या है, पॉपुलेशन क्या है टेरिटरी की, तो आपको पता होना चाहिए टिप्स पे कि आपकी जो टेरिटरी जिस आपको हैंडल करते हो जिस टेरिटरी को, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, राइट। Then planning your PJP. You should know what is PJP. PJP is permanent journey plan. How you make the PJPs of your sales officers. कितने आउटलेट्स पे क्या पीजेपी बनता है, क्या सिनेरियो होता है, तो वो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो हाउ टू मेक दिस। एक टेम्पलेट होना चाहिए, यू कैन एक्सप्लेन दैट टू द इंटरव्यूअर, राइट। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ एफएमसीजी और कैटेगरी आउटलेट्स। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, लेट्स से आईटीसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो अपनी कैटेगरी के बारे में पूछ सकते हैं कि जो मेरा ये कैटेगरी है आपके ज्योग्राफी में कितना बिकता है, राइट। और उसमें भी एक पर्टिकुलर जो बिस्किट्स है लेट्स से उनका, तो वो जो कैटेगरी है उसमें कौन से टॉप आउटलेट्स हैं, क्या है सिनेरियो, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे काम का है, ही इज यूजफुल फॉर द प्रोफाइल। फिर आते हैं नंबर ऑफ आउटलेट्स विद क्लासिफिकेशन। हम आउटलेट्स को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई, एफ में क्लासिफाई करते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन इट्स नंबर ऑफ सेल्स एंड एवरीथिंग। तो क्लास ए हमारा नंबर 1 होता है, जो हमारी सबसे ज्यादा सेल्स देता है, आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, मतलब कि टॉप का आउटलेट है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे क्लास ए आउटलेट्स हैं उस टेरिटरी में वो कौन से हैं, कौन कौन से एरिया में कितने हैं। फिर आता है कैटेगरी वाइज टॉप 5-10 रिटेल आउटलेट्स। आपसे अगर वो पूछे कि यार मुझे अपने एरिया में 5 आउटलेट के नाम बता दो, तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि आप सीधे बता दो कि यार ये राधेश्याम एंटरप्राइज, ये रिटेल आउटलेट, ऐसे करके 5 जो आउटलेट्स हैं आप बता दो, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने काम किया हुआ है, प्लस उसको ये पता रहेगा कि आप उसके कंपनी में वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। फिर आते हैं व्हाट इज मार्केट पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट जो है उसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतना रेवेन्यू होता है, प्लस आप इतना करते हो, प्लस कंपटीशन का इतना होता है, तो मार्केट का पोटेंशियल कितना है, राइट। फिर फाइनली मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर कितना है, अगर आपने ये मार्केट शेयर का कैलकुलेशन बता दिया सही, तो इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होगा। आप सब शुरू से ही ये बताओ कि मैं इस टेरिटरी में इतना करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरा जो प्लान रहता है कि मुझे इस मार्केट शेयर से इतना पहुंचना है, इसके लिए मैं ब्रांडिंग करवाता हूँ, ये करता हूँ। तो आप अगर ये सब चीजें बताओगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, राइट। तो प्लानिंग के बारे में यही सब है। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है जब भी आप रिटेल आउटलेट के पास जाते हैं, तो रिटेलर आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट कर सकता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। ठीक है, अब आपको रिटेल आउटलेट कह रहा है कि यार मेरे को ये वाला माल नहीं बेच पा रहा हूँ, मैं जो आपने बेचा है ये वाला, मुझे, मैं कस्टमर को नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो कैसे करूं, या तो आप वापस ले लो, या फिर आप बताओ क्या करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें इजीली हैंडल करना चाहिए, जिससे कि उसको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन है, इफ रिटेलर सेज दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट इन डिमांड। आपका प्रोडक्ट जी डिमांड में ही नहीं है, कैसे आप काउंटर करोगे इस चीज को। अब आप ये तो नहीं बोल सकते सर नहीं प्रोडक्ट तो अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लो लेके देखो, ये सब कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है रिटेलर को, सिंपल है, उसको आउटपुट चाहिए। रिटेलर जब वो कह रहा है कि आपका ना प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है, आप उसको ये बताओ कि सर हम एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज कर रहे हैं अभी। एटीएल क्या होता है, एटीएल इज अबव द लाइन, जैसे आप टीवी एडवर्टीजमेंट्स कराते हो। बीटीएल एक्टिविटीज बिलो द लाइन, जैसे आप ऑफलाइन कराते हो, जैसे रिटेल आउटलेट पे मार्केटिंग करा दी, एडवर्टीजमेंट करा दी। ठीक है, दोज आर बीटीएल एक्टिविटीज। तो आप रिटेलर को बोलते हो कि यार हम ये सब ब्रांडिंग करेंगे जिसकी वजह से जो एंड कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो अवेयर होगा, उसको पता चलेगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि हाँ ये वाला भी कोई प्रोडक्ट है, ये वाले कोई ब्रांड है, उसके वजह से डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, अब जब डिमांड क्रिएट होगी तो आपके पास ऑर्डर भी आएगा, तो उसके बेसिस पे आप उसको एक ये वाली कहानी पिच कर सकते हो रेदर देन सेइंग एनीथिंग, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को काउंटर करने का। यही एक चीज समझा रखी है इस वाले आंसर में। सेकंड है, इफ द रिटेलर रिसीव अ डिफेक्टिव पीस एंड दैट हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय द कंपनी।
एक डिफेक्टिव पीस आ गया, 5 आ गए, जो भी है, काउंट डजंट मैटर। जब रिटेलर कहता है कि यार मेरे पास डिफेक्टिव पीस है, ये बेच नहीं पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो आप उसको रिप्लेस करोगे या नहीं करोगे, क्या क्या करना चाहिए। हो सकता है कि वो आगे का ऑर्डर ना दे क्योंकि आप इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, इफ द प्रॉब्लम इज जेन्युइन, अगर आपको जेन्युइन लगता है कि डिफेक्टिव पीस है और रिटेलर सही में सही कह रहा है अपने एंड से, तो आपको ये प्रोसेस को एस्केलेट करना चाहिए अपने बॉस को। जो आपका मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है या फिर रीजनल सेल्स मैनेजर है, उसको आप बताओ कि ये इशू है, और उसके बेसिस पे अगर वो कहते हैं कि हाँ इनके जो गुड्स हैं रिटर्न ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखवा दो और वहां से हम उनको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, या कोई और सॉल्यूशन होगा, तो क्या है कि आपको एक चेन मेंटेन करनी है, आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो, राइट। अब हम आते हैं आखिरी स्किल सेट पे, टीम हैंडलिंग। टीम हैंडलिंग क्या होता है? एबिलिटी टू कन्विंस एंड लीड अ टीम। आपके अंडर एक टीम है, आप उनको कैसे लीड करते हो, कैसे कन्विंस करते हो, आप अपने मैनेजर स्किल्स दिखाओ। आप लीड करो बाय एन एग्जाम्पल। आप ये मत करो कि यार तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। लीडिंग अ टीम मीन्स दैट यू शो दैट दिस हैपन्स दिस वे। आप एग्जाम्पल सेट करो, आप बताओ कि मैं ऐसे करूंगा, उनको दिखाओ कि ऐसे होता है काम। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेल आउटलेट ऑर्डर नहीं दे रहा है, राइट, फिर आप उसको ये नहीं बोल सकते यार तब इतने महीने हो गए आप उस रिटेल ऑर्डर आउटलेट से ऑर्डर नहीं ले रहे हो, ये सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीडरशिप दैट यू कैन प्रोवाइड। आप सीधा क्या है, आप उस सेल्स ऑफिसर के साथ मार्केट जाओ, उस आउटलेट के पास जाओ, उस आउटलेट से डिस्कस करो क्या इश्यू है, क्यों नहीं खरीदना चाहता, पहले उस रूट कॉज को समझो। उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हाँ यार अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, तो उसके साथ उस स्टेटस तक आओ, राइट। वंस यू कंप्लीट दीज स्टेप्स और वो रिटेल आउटलेट आपसे खरीदने लग जाएगा, फिर आपका जो सेल्स ऑफिसर है ना, तो आप पे वो ट्रस्ट भी करेगा। वो उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए कुछ। एक तो क्या है कि उसके अंडर आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी आएगी, ट्रस्ट भी होगा, प्लस कल से आपसे वो ढंग से बात भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा, आपसे सीखना भी चाहेगा। आपको बस अपने ये नहीं है कि आप बॉस हो तो आप सब कुछ उसको डायरेक्शन दे दो कि यार तू ये कर, इतनी सेल चाहिए मुझे शाम तक और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये तरीका सही नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, यू हैव टू गाइड हिम सो दैट ही कैन ऑल्सो लर्न एंड इम्प्लीमेंट, राइट। यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन SFA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है आज के टाइम पे, व्हेन डेटा इज सो इंपॉर्टेंट। तो आपका जो SFA होता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, हर सेल्स ऑफिसर के पास SFA ऐप है। जब वो रिटेल आउटलेट के पास जाता है तो वो ऑर्डर बुकिंग करेगा, राइट। सो यू शुड नो व्हाट इज SFA, कैसे वो ऑपरेट किया जाता है, और ऑपरेट करने के बाद जो डेटा आता है उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी टीम को भी समझा पाओ कि यार ये ऐसा होगा। अगर आपको ही नहीं पता तो टीम को लगेगा कि यार मेरे मैनेजर को ही नहीं आता है तो मैं भी क्या करूं। एक वो सीरियसनेस आती है अगर आपको भी पता है ना, चाहे आप हो सकता है वो SFA ऐप यूज ही ना कर रहे हो एज अ मैनेजर, आपको जरूरत ही नहीं है, आपके जो सबॉर्डिनेटर्स है वो मैनेज कर रहे हैं, आपको बस डेटा डैशबोर्ड्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको SFA ऐप की आने की जरूरत भी ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। यू शुड टेल देम दैट यू थिंक एनालिटिकली, दैट मीन्स यू आर डेटा ड्रिवन। जब इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल पूछेगा SFA से रिलेटेड या कोई भी मार्केट से रिलेटेड, आपको उसको समझाना है कि मैं ना डेटा ड्रिवन हूँ, मैं बस इमोशन से नहीं समझता हूँ, खाली मैं रिलेशनशिप पे नहीं चलता हूँ, मुझे डेटा भी समझ आती है। जब मैं कोई रिटेल आउटलेट के पास जाता हूँ तो मुझे उस जाने से पहले पता होता है कि उसका एवरेज सेल्स कितनी आती है। अगर मैं पिछले 30 दिन का उसका सेल्स एवरेज देखूं, क्या क्या उसने ऑर्डर दिए हैं, या पिछले 1 साल का देखूं तो मंथली कितने ऑर्डर दिए हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आज उसको पिच कर सकता हूँ कितनी सेल्स होनी चाहिए, राइट। तो आई एम एनालिटिकल फ्रॉम माइंडसेट। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू ड्राइव योर टीम टूवर्ड्स द एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। कंपनी ने आपका EOP सेट किया होता है जिसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, राइट। आपका जो टारगेट होता है वो AOP ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम AOP की तरफ पहुंचे। फॉर एग्जांपल, आपके अंडर 5 सेल्स ऑफिसर हैं, 2 सेल्स ऑफिसर अपने AOP तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कोई एक भी XYZ रीजन की वजह से। तो जो बाकी 3 सेल्स ऑफिसर हैं उनके थ्रू आप ओवरऑल AOP कैसे
अचीव कर सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। 2 नहीं कर रहे हैं तो बाकी 3 से थोड़ा ज्यादा करा दो, जिससे ओवरऑल एओपी आपका अचीव हो जाए। Then SWOT analysis. SWOT analysis is strength, weakness, opportunity, threat. ये हम मार्केट एनालिसिस के लिए करते हैं। क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं मार्केट में, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। तो अगर आपने ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, इनको एनालाइज कर लिया, तो आप अपनी जो प्लानिंग है, जो कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो प्लान करना है, जीटीएम स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, वो बनाने के लिए आसान हो जाएगा। तो यू शुड नो स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर टेरिटरी। देन जनरेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम द गिवन डेटा। आपके पास डीएमएस के थ्रू भी डेटा आ रहा है, एसएफए के थ्रू भी डेटा आ रहा है, फिर एक्सेल शीट्स आती हैं एमआईएस के थ्रू, तो आपके पास सारा डेटा आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्डर बुकिंग। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे एनालाइज करते हो, इनसाइट्स कैसे जनरेट करते हो, जिससे आपको समझ आए कि क्या वीक लिंक्स हैं, कहाँ एक गैप है जिसके थ्रू हम और सेल्स होन कर सकते हैं। क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि यार क्या चीज प्रॉब्लमैटिक है, कौन से कैटेगरी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कौन से डी ग्रो कर रहे हैं, कौन सा एसक्यू टॉप परफॉर्मर है मेरे एरिया में। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाएंगे ना, अगर आप डेटा एनालाइज कर पाओगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही था। हमने इस वीडियो में एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, पिछले वीडियो में हमने अवेयरनेस के बारे में डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड में हमें टारगेट ओरिएंटेड बनना है, नेटवर्किंग कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे, नेवर से नो एटीट्यूड की तरफ हमें बढ़ना है, डिसिप्लिन कैसे लाएं और विजनरी कैसे बनना है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस एफएमसीजी सेल से रिलेटेड पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।